Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग AITS मेन टेस्ट 6 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीट लेवल का, प्योर नीट लेवल का कह सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये पेपर मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 53 से सेक्शन 1 में स्टार्ट हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास 53, अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स E1 रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स E1 रिएक्शन का रेट कैसे देखते हैं। तो E1 का अगर तुम्हें पता हो तो E1 का इंटरमीडिएट जो बनता है स्टूडेंट्स वो कार्बोकेटायन बनता है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना तो रेट ऑफ E1 कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोकेटायन फॉर्म। E1 दो स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो हम लोगों को गिवन ऑप्शन में सर्च करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन किसका स्टेबल है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट का अगर हम लोग कार्बोकेटायन बनाए तो ऐसा बनेगा, सेकेंड जो हेलाइड दिया है उसका कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा, थर्ड जो दिया हुआ है इसका कार्बोकेटायन ये बनेगा, और फोर्थ का कार्बोकेटायन CH3+ सिंपली ये बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखो तो इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इसमें 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इसमें स्टूडेंट्स 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, और इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसका मतलब E1 की रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, 53 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 56, which of the following reagent will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाना है। इथाइल अल्कोहल क्या हो गया, CH3CH2OH, और इथाइल क्लोराइड क्या हो गया, CH3CH2Cl, ये हो गया। तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो रिएजेंट क्या क्या दिया हुआ है, HCl ZnCl2। तो स्टूडेंट्स HCl और ZnCl2 लें तो इससे तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करो ल्यूकास टेस्ट भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद दिया है सेकेंड ऑप्शन CCl4। तो CCl4 स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट नहीं करता है। PCl5 दिया है तो PCl5 तो करेगा, इसमें PCl5 देंगे तो OH हट के Cl SN2 मैकेनिज्म से होगा। और SOCl2 डार्जन रिएक्शन, तो वो भी कन्वर्ट करेगा जिसमें SO2 और HCl गैस निकलता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो HCl ZnCl2 से भी होगा, PCl5 से भी होगा, SOCl2 से भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट CCl4 अगर देंगे तो इससे ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर SN1 रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस कर रहा है SN1 मैकेनिज्म से, आपको रेट बताना है, रेट का ऑर्डर बताना है। तो स्टूडेंट्स SN1 का इंटरमीडिएट फिर से क्या होगा, कार्बोकेटायन। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या पड़ेगा, कार्बोकेटायन बना के उसका स्टेबिलिटी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका स्टेबिलिटी। तो जो कार्बोकेटायन बनेगा मैं उस कार्बोकेटायन को लिख दे रहा हूं। 60 क्वेश्चन नंबर है। तो PH CH2+ फर्स्ट कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड का कार्बोकेटायन अगर बनाओगे CH2+, Br था, Br को हटा दिए CH3। फिर थर्ड का बनाओगे अगर कार्बोकेटायन तो अगेन CH2+, और यहां पे लगा हुआ है CH2 CH3। और फोर्थ का कार्बोकेटायन अगर बनाओगे तो CH2+, CH और CH से 2 CH3। ये 4 कार्बोकेटायन बना स्टूडेंट्स। इन चारों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग को जज करना है। तो देखो
यहां पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन है। रेजोनेंस में तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ये चारों चीज कॉमन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां CH3 लगा है, यहां C2H5 लगा है, यहां आइसोप्रोपाइल लगा है। तो इनका इफेक्ट क्या होगा? तो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई में डोमिनेटिंग कौन सा होता है स्टूडेंट्स? हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो डोनेट कर रहा है ये 3 अल्फा H के थ्रू डोनेट कर रहा है, 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। ये ग्रुप जो डोनेट कर रहा है ये 2 अल्फा H के थ्रू डोनेट करता है, और ये आइसोप्रोपाइल जो डोनेट करेगा तो यहां पे 1 अल्फा H है, तो ये 1 अल्फा H के थ्रू। स्टूडेंट्स यहां गलती क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि इनका प्लस आई ले लेते हैं और प्लस आई इफेक्ट लेते हैं, तो आंसर फिर उनका गलत आ जाता है। तो इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में स्टूडेंट्स हमेशा हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 अल्फा H के थ्रू डोनेट किया, 2 अल्फा H के थ्रू डोनेट किया, 1 अल्फा H के थ्रू डोनेट किया, और इसमें तो कोई ऐसा डोनर ग्रुप नहीं लगा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसका होगा? इसका, मतलब सेकेंड का। इसके बाद किसका होगा? 2 अल्फा H से डोनेट कर रहा है, मतलब थर्ड का। उसके बाद 1 अल्फा H से डोनेट कर रहा है, मतलब 4 का, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 1 का। तो 2 3 4 1 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ABCD करके दिया, मतलब BCDA, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 60 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोगों के पास है। 63 में क्या कहता है जरा ध्यान देंगे। कहता है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ KCN टू गिव्स इथाइल साइनाइड व्हाइल विथ AgCN फॉर्म इथाइल आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये तो एजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले मैं रिएक्शन लिख के आपको समझा देता हूं, तो फिर रीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 63। इथाइल क्लोराइड क्या हुआ स्टूडेंट्स? CH3 CH2 Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब हम लोग KCN से करते हैं तो KCN क्या हो गया? K+ और CN-, ठीक है। अब जब KCN से करते हैं तो कहता है कि प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 Cn। अब स्टूडेंट्स ये जो Cn- है ना, ये जो Cn- है ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल ऐसा है। इसमें 2 साइट है डोनेटिंग साइट, एक कार्बन का लोन पेयर और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर। मोर एक्टिव साइट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? मोर एक्टिव साइट कार्बन होगा, इसका नेगेटिव। दिस इज मोर एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी इसी साइट से होगी, और ऑब्वियस सा बात है इस साइट से, दैट मींस कार्बन साइट से अटैक करेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको यहां से अटैक कराओ इस कार्बन पे और Cl को भगा दो, तो यहां से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cn। बिल्कुल सही बात है। तो KCN में K+ और Cn- के बीच में कैसा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड था, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड था। तो Cn- हम लोगों को आसानी से मिल गया। लेकिन यही अगर AgCN लिया जाए, CH3 CH2 Cl, और इसमें अगर दे दें AgCN, तो स्टूडेंट्स ये Ag और C के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां आयनिक बॉन्ड नहीं होता है इसके बीच में, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑब्वियस सा बात है, अब कार्बन पे तो कोई निगेटिव है नहीं, तो कार्बन मतलब लोन पेयर है नहीं कार्बन पे, तो ये डोनेटिंग साइट होगा नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, डोनेटिंग साइट कौन सा है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन साइट से इस कार्बन पे अटैक होगा और Cl को हटा देगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा और नाइट्रोजन तरफ से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 और N से जुड़ा तो N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड CAG, और जो X- निकलेगा जो Cl- निकलेगा साथ में, तो वो Cl- Ag+ के साथ AgCl बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 N पे प्लस और ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, मतलब NC आइसोसाइनाइड बना। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। KCN में कैसा बॉन्ड था? K+ और Cn- के बीच में आयनिक बॉन्ड। तो इस AgCN के केस में क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था, तो कार्बन से अटैक कैसे होगा? कार्बन तो अब न्यूक्लियोफिलिक साइट है ही नहीं, तो अटैक कहां से होगा स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन साइट से, और नाइट्रोजन साइट से अटैक होगा तो CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन तुमसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एजर्सन तो ट्रू था ही, ये तो बता ही दिए। रीजन देखो लिखा है, इन KCN फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, गलत लिखा है।
आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, ड्यू टू विच लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, सो कार्बन एटम एक्ट एज डोनर। कार्बन एटम एक्ट एज डोनर वो ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। फिर लिखा है बट इन एजीसीएन एजी फॉर्म आयनिक बॉन्ड, गलत लिखा है, एजी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इसका रीजन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए इज ट्रू, मतलब एजर्सन ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर न्यू सीसी बॉन्ड विल फॉर्म। तो कहने का मतलब किसमें नया सीसी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, आपको यह देखना है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो देखो इसमें करेक्ट आंसर तो हो जाएगा फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। कैसे होगा फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन, देखो फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स, एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर था ये 66। तो फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन क्या होता है, कि अगर हम लोग RX ले, X के बदले में ClBr ये हो सकता है, और इसका रिएक्शन अगर करा दें NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहां से जो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Ri, और NaX ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसका रीजन भी होता है कि ओनली NaI इज सॉल्यूबल इन एसीटोन। तो स्टूडेंट्स हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किस केस में नया नहीं बन रहा है, तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें तो कार्बन का आयोडीन से बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का जो ऑप्शन दे रहा है उसको भी देखो, बाकी जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन में था, सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन, तो ये क्या होता है, जैसे 2 मोल एराइल हैलाइड ले लिए, जैसे क्लोरोबेंजीन, और इसमें सोडियम ड्राईथर दे दिए, तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि दोनों एराइल हैलाइड लिए हैं इसलिए इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तो तुम देख सकते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन दिया है, तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या करोगे, थर्ड ऑप्शन में दिया है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हैं और दूसरा मोल एराइल हैलाइड लेते हैं, और इसमें दिया जाता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसी तरह का रिएक्शन है, एक एल्काइल हैलाइड दूसरा एराइल हैलाइड, तो पीएच से क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, R, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो यहां भी देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है। फिर चौथा जो दिया है वो दिया ऊर्ज रिएक्शन, तो ऊर्ज रिएक्शन तो याद ही है तुमको, RX एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर दिया, तो RR, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तो इसमें भी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें कि कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 69, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में एक कंपाउंड दिया X, कहता है X इज अ हाइड्रोकार्बन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H10। ठीक है, एक कंपाउंड है X, ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। स्टूडेंट्स इसका अगर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलें या अनसेचुरेशन फैक्टर बोलें, ठीक है ना, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोले, तो UF अनसेचुरेशन फैक्टर इसका आएगा 1। ठीक है, 1 आया, इसका मतलब कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा, ये कंफर्म है। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है कि इसमें Cl2 इन डार्क दिए तो नो रिएक्शन। यस, तो Cl2 के साथ स्टूडेंट्स कुछ एनर्जी चाहिए होता है HNU के फॉर्म में, जैसे हम डिफ्यूज सनलाइट लेते हैं, यूवी लाइट लेते हैं, इस तरह से तभी रिएक्शन हो पाता है। तो डार्क में तो नहीं दिया रिएक्शन, सही है। फिर कहता है Cl2 और नीचे HNU लिखा हुआ है, तो कहता है C5H9Cl, इसमें Cl2 और नीचे HNU ऐसा लिखा एनर्जी, तो कह रहा है कि बन रहा है C5H9Cl।
और क्लियरली लिखा हुआ है सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ऐसा स्टूडेंट, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जो ओरिजिनल का हाइड्रोकार्बन तुम्हारा रहा होगा उसमें सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा, तो उसको H को हटा के हम लोग Cl लगा दिया। ठीक है, तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस है उसमें अगर तुम देखो तो एक साइक्लोपेंटेन दिया है, फॉर्मूला तो ठीक है C5H10 है। अब इसमें अगर तुम Cl2 और H न्यू दो तो ऑब्वियस सा बात है, जैसा ये हाइड्रोजन है, जैसा वो ये सभी हाइड्रोजन स्टूडेंट सेम टाइप का है, तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटा के अगर Cl लगाएं तो सेम कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी जो हो जाएगा वो यही होगा, क्या? C5H9Cl। ठीक है, तो इसमें सेम टाइप का हाइड्रोजन है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका साइक्लोपेंटेन ही होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 72 में देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखिए रिएक्टेंट में लिखा हुआ है CH3 CH2 CH के साथ Br फिर CH3, इसमें दिया गया एल्कोहलिक KOH हीट। तो कहता है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टूडेंट्स एल्कोहलिक KOH लिए तो मैकेनिज्म जो हो जाएगा वो क्या होगा? E2 का प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हेलोजन यहां से हटाएंगे, दिस इज अल्फा, बीटा पोजीशन ये भी है ये भी है। अब उस वाले बीटा से हाइड्रोजन हटाएंगे जहां से एल्कीन मोर स्टेबल बनता है, क्योंकि अगर E2 में एक से ज्यादा एल्कीन बने तो जो सेटजेफ एल्कीन होता है मींस मोर स्टेबल एल्कीन, वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से Br और यहां से H हटाए तो यहां पे डबल बॉन्ड अगर आएगा तो उसका हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और यहां डबल बॉन्ड लाते हैं तो उसका हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कम होगा एल्कीन का, तो यहां डबल बॉन्ड लाएंगे। तो क्या लिखे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और देखना है कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस। तो तुमसे पूछा मेजर प्रोडक्ट, तो सिस भी बन रहा है ट्रांस भी बन रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा लिखोगे? ट्रांस। इसका मतलब इसमें जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे H और CH3, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट जो बना स्टूडेंट्स यही प्रोडक्ट मेजर होगा। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें सर्च करें 72 का, तो देखो सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ट्रांस फॉर्म में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 72 का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है which is highest boiling point among given compounds, माने जो गिवन कंपाउंड्स है इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो देखो कंपाउंड क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में ब्रोमोफॉर्म CHBr3, सेकेंड ऑप्शन दिया है डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2, थर्ड ऑप्शन दिया है क्लोरोमीथेन CH3Cl, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ब्रोमोमीथेन CH3Br। स्टूडेंट्स क्लियरली यहां पे आपको पता चल रहा होगा कि तीन ब्रोमीन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो उसी को देंगे। इन सभी से अगर कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा? ब्रोमोफॉर्म का, इसलिए सबसे ज्यादा ब्रोमोफॉर्म का ही इसमें से बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 79 में क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फिर फॉर SN1। अब SN1 सब्स्टिट्यूशन देखना है स्टूडेंट्स, तो SN1 की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो चलो कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस,
मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट्स। इसमें देखो एक ये बना, दूसरा जो मतलब ये ए में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बी सेकेंड वाले का बनाए अगर तो CH3CH2 प्लस ये कार्बोकेटाइन बनेगा। सी इसका बनाए तो CH से 2 CH3 और प्लस आएगा। फिर डी का अगर बनाए तो PH CH2 प्लस, ये 4 कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, अब इन सब में हम लोगों को स्टेबिलिटी देखना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देखो इसमें पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसमें 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, और ये पॉजिटिव सिग्मा पाई इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। स्टूडेंट्स होता क्या है कि बेंजाइलिक, एलाइलिक और 2 डिग्री इन तीनों कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट फिर भी सबसे ज्यादा इसमें अगर देखें तो बेंजाइलिक का थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा, उसके बाद एलाइलिक, फिर 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? डी। ठीक है, डी हो गया। उसके बाद ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है देखो, तो इसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद ये 2 डिग्री हो जाएगा तो सी, और सबसे लास्ट में ये 1 डिग्री मींस बी। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही SN1 की रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। तो इसमें अगर ऑप्शन मिला है तो DACB ये आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर पे है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में एक कंपाउंड दिया है बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक रिएजेंट X दिया गया है और इससे प्रोडक्ट बनाया CH से Br और फिर CH2 से Br। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें Y दिया तो बना A, फिर इसमें Z दिया तो बना बेंजीन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें से हम लोगों को कह रहा है कि XYZ क्या होगा ये बताइए। तो गिवन ऑप्शन से अगर देखें तो ABC तीनों कह रहा है आपको, सॉरी XYZ तीनों कह रहा है, तो X जो हो जाएगा वो Br2CCl4, ये क्या हो जाएगा X हो जाएगा तुम्हारा Br2CCl4। कैसे स्टूडेंट्स? अब Br2CCl4 दोगे तो पाई टूटेगा, एक ब्रोमीन यहां पे, एक ब्रोमीन यहां पे, तो वही तो बनाया हुआ है। अब इसके बाद ये Br और यहां से H को हटाना है, तो एल्कोहलिक KOH दे सकते हो। ऑप्शन भी जरा देखो, यस दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, तो Y हो जाएगा तुम्हारा एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एक Br और यहां से एक H को हटाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड लाएगा, मतलब A जो बनेगा यहां पे वो क्या बनेगा? PH, फिर CH, यहां से Br हटा था, यहां से H हटा था, डबल बॉन्ड CH Br, ये बनेगा। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, मतलब रेजोनेंस के कारण यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। देखो इधर लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहां CBr के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, तो इसको हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये Z दिया हुआ है तो Z हो जाएगा NaNH2। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा? फिर यहां से H और यहां से Br हटा देगा और ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा, तो जो दूसरा आपका Z हो गया वो क्या हो गया? NaNH2। तो गिवन ऑप्शन में अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन में यही सब दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोगों के पास है। क्या कहता है सुनो, 85 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर सल्फोनेशन। स्टूडेंट्स जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो किया तो उसमें बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो जितना ज्यादा बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। अब बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा कब होगा?
जब उसके साथ डोनर ग्रुप लगाओ तो डोनर ग्रुप क्या करेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुई तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। लेकिन वही अगर एक्सेप्टर ग्रुप लगा देंगे उसमें तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो उसका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। शॉर्ट में बोले तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हो गया इसका थ्योरी। अब इसमें जो जो ऑप्शन में दिया है मैं उसको बनाता हूं। उसमें हम लोग देखते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है और कौन से रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, उससे हम लोगों को रिएक्टिविटी तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो फर्स्ट जो दिया है वो दिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सेकेंड जो दिया हुआ ये ए हो गया। बी में दिया हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, वो भी बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया और 2 और 4 पे डाइनाइट्रो लगा दो। सी जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बना देते हैं और पैरा पे नाइट्रो लगा देते हैं। और डी जो है वो है टॉलुइन। तो स्टूडेंट्स हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लोगे, माइनस आई, ये माइनस आई, ये तो NO2 और NO2 का तो माइनस है। यहां CH3 हाइपर कंजुगेशन से दिया, Cl का माइनस आई, NO2 माइनस है। कहने का मतलब रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से केस में है, ये टॉलुइन के केस में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो डी का हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में है। अब बाकी को देखें डी को छोड़ के, तो देखो Cl तो तीनों में कॉमन है तो उसको तो छोड़ ही दो, तीनों में है ही वो। इसमें कोई और एक्सेप्टर ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसमें -m का एक ग्रुप लगा है, इसमें -m का 2 ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इन तीनों में किसकी होगी, इसकी। तो डी के बाद कौन सा हो गया, ए। फिर हो जाएगा सी क्योंकि इसमें एक ही एक्सेप्टर ग्रुप लगा है तो सी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा बी क्योंकि उसमें 2-2 -m ग्रुप लगा हुआ है। तो आंसर हो गया DACB। और ये जो दे रखा है ये 4th ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। सेक्शन बी में अगर देखें तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो शुरू है आपका सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट है। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 हम लोग देखते हैं। अब इसमें कह रहा है आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है सिंपल सा, देखिए CH3 CH2 Br, इसमें दे रखा है Mg ड्राइथर। स्टूडेंट्स एक एल्काइल हैलाइड दिया है और Mg ड्राइथर दिया है। तो Rx में अगर हम Mg और ड्राइथर दें तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे CH3 CH2 CH2 MgBr, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आगे क्या कह रहा है, और इसको दिया है प्रोडक्ट का नाम X, ठीक है, ये X हो गया। अब आगे इसमें वाटर दिया है। स्टूडेंट्स कोई भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, सीधा सा बात दिमाग में रखो, R- दिया हुआ है, उसी का यूज तुमको करना है। RMgX को ब्रेक कैसे करोगे, देखो RMgX को कैसे ब्रेक करते हैं, अगर कंप्लीट ब्रेक करें तो R- X- और Mg2+, इस तरह से ब्रेक करेंगे। तुम्हारे काम का इसमें जो चीज है, जो रिएक्शन कराना है वो R- का कराना है। तो स्टूडेंट्स यहां ये जो RMgBr है तो ये क्या देगा, ये प्रोवाइड क्या किया, CH3 CH2 CH2-, अपने काम का चीज ये है। अब इसको अगर वाटर दोगे तो वाटर से ये क्या लेगा, H+, तो यहां से H+ ले लिया तो यहां H आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से, CH3 CH2 CH3, और इस प्रोडक्ट का नाम दिया है Y। तो X और Y दोनों हमने बना लिया। तुमसे पूछा क्या था, Y, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास। उसमें क्या कह रहा है सुनो, एजर्सन और रीजन दिया है, फिर इसमें देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एजर्सन में कह रहा है एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, एराइल हैलाइड कोई है, जैसे तुम क्लोरोबेंजीन ले लो सिंपल सा। अब स्टूडेंट्स ये क्लोरोबेंजीन में यहां पे रेजोनेंस होगा, देखो लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा पाई,
तो रेजोनेंस के कारण यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब अगर यहां पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और ये मेन एक रीजन होता है कि ये SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता है। ठीक है, इसमें यही कह रहा है कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो सही बात है, और रीजन है इसका, जैसे पर्टिकुलर SN1 के लिए देखो तो इसका अगर कार्बोकेटाइन बनाओ, Cl को हटाओ प्लस, तो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हुआ, sp2 कार्बन पे प्लस, तो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। तीसरा रीजन देखो कि ये क्यों नहीं देता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करने तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल करेगा, अगर हम पर्टिकुलरली SN2 का सोचें। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में बात करें तो ऑब्वियस सा बात है कि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होगी, तो एजर्सन तो ट्रू हो गया। रीजन देखो, एराइल हैलाइड्स हैव स्ट्रॉन्गर CX बॉन्ड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल सही दिया है कि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इसलिए यह बॉन्ड मजबूत बन गया, स्ट्रांग बन गया, तो यह लिविंग ग्रुप आसानी से हटेगा ही नहीं। तो यह भी ट्रू है, और इनफैक्ट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है 94। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, among given reactions which among is possible at highest temperature। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, मैं रिएक्शन लिखता हूं। Cl, यहां NO2 दिया है NO2, और यहां भी NO2, H2O हीट, और इससे प्रोडक्ट बना दिया OH, NO2 और NO2 पिक्रिक एसिड बनाया। सेकेंड जो है उसमें क्लोरोबेंजीन पैरा पे एक NO2 दिया हुआ है, और इसमें NaOH हीट H+ दिया हुआ है। ये एक्चुअली 443 केल्विन पे होता है, मैं लिख दे रहा हूं, मैं समझा देता हूं इसको। और उसके बाद Cl, यहां ऑर्थो पे एक NO2 दिया है, एक पैरा पे NO2 दिया है, और इसमें दिया NaOH फर्स्ट में, और सेकेंड में H+, ये हीट, ये 368 केल्विन पे होता है। तो कहता है हाईएस्ट टेम्परेचर पे कौन सा होगा। स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन तो नॉर्मली रिएक्शन देता ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन नहीं देता है। अगर उसके ऑर्थो पैरा पे -M ग्रुप लगाया जाए, ध्यान से सुनना, क्लोरोबेंजीन नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, देता भी है तो SNAE मैकेनिज्म से देता है। तो अगर उसके मतलब लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे -M ग्रुप लगाया जाए तो उसका इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है स्टूडेंट्स, SNAE का। तो अगर -M ग्रुप रहेगा तो उसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होते जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर सिर्फ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन देखोगे, NaOH इसमें दोगे तो 623 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत होता है, तब OH आता है, और 300 ATM। कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन था, तब उससे फिनॉल बनाने के लिए 623 केल्विन का जरूरत था, और जैसे जैसे -M ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगते जाएगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 NO2 लगा है, ये तो बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाता है, 60 डिग्री के लगभग में हो जाएगा, वार्म वाटर में हो गया रिएक्शन। इस Cl और यहां पे NO2 लगा हुआ है, तो यहां पे अगर देखें तो एक ही एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो एक ही एक्सेप्टर ग्रुप लगा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ऑब्वियस बात है, लेकिन इससे कम चाहिए, 623 से कम चाहिए, तो 443 में इसका रिएक्शन हो जाता है। अगर Cl के ऑर्थो पे भी लगा और पैरा पे भी लगा
तो इसमें अगर देखोगे तो एक ही एक्सेप्टर ग्रुप था पैरा पे, तो 443 पे हुआ, तो इससे भी कम टेम्परेचर पे हो जाएगा क्योंकि इसका कार्बन आयन और ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये 368 पे हो गया। तो इन तीनों में तुमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर किस में रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, एक और दिया है स्टूडेंट्स, फोर्थ भी दिया हुआ है। देखो फोर्थ में ये क्लोरोबेंजीन दिया है, ये फोर्थ, तो इसमें NaOH और हीट दिया H प्लस, तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा हो जाएगा? 623 केल्विन हो जाएगा। तो इसमें लगा 443, इसमें 368, और इसमें तो एक भी एक्सेप्टर दिया ही नहीं। अब एक भी एक्सेप्टर नहीं दिया तो ऑब्वियस सा बात है 623 केल्विन लगेगा इसमें टेम्परेचर, डॉ प्रोसेस कहते हैं इसको। तो आपसे पूछा सबसे ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट किसमें होगा, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा, ये फोर्थ में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया इसका 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 96। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में रिएक्शन दिया है और उसका मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो RX और इसका रिएक्शन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। तो स्टूडेंट्स ये क्या देगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, तो ये R पे अटैक करेगा, X को भगा देगा, तो क्या बनेगा यहां से प्रोडक्ट? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका जो प्रोडक्ट दिया है यही दिया है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये करेक्टली मैच्ड है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड को अगर देखो तो RX में साथ में दिया हुआ है LiAlH4। LiAlH4 कैसे ब्रेक होता है? अगर कंप्लीट ब्रेक करे तो Li प्लस Al3 प्लस और 4H माइनस। तो ये जो स्टूडेंट्स H माइनस बना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, R पे अटैक करेगा, X को भगा देगा, तो यहां से प्रोडक्ट बन गया RH। ठीक है, तो इसमें भी RH ही दिया हुआ है। थर्ड जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है RX और साथ में NaI दिया है। तो NaI क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स? I माइनस, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन जो आया था एक, तो I माइनस इस R पे अटैक करेगा, X को भगा देगा और प्रोडक्ट बन गया RI। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। और फोर्थ जो रिएक्शन है उसमें आपका दिया है RX और प्लस R-COOAG। तो इसमें O का ये लोन पेयर है, ये इस R पे अटैक करेगा, X को भगा देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट अगर Ag प्लस को हटा दो तो R-COOR ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें भी यही दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा था, तो चारों का चारों करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 100। देखते हैं 100 में क्या कह रहा है हम लोगों से। देखिए क्वेश्चन 100 में क्या कहता है? द कंपाउंड व्हिच कैन नेवर शो SN1 एज वेल एज SN2। मतलब वैसा कंपाउंड जो ना तो कभी SN1 शो करे और ना ही कभी SN2 शो करे, वो इनमें से कौन सा है? तो जो गिवन ऑप्शन आपके पास है वो देखिए क्या है, CH3 CH CH3 Cl, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन यहां डबल बॉन्ड, यहां Cl I दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में बेंजीन के साथ CH2Cl है, और फोर्थ ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन और यहां CH3 दे रखा है। स्टूडेंट्स इसमें अगर देखें तो ये 2 डिग्री हैलाइड है, क्यों नहीं देगा? देगा, ये SN1 SN2 भी दे सकता है। इसका भी अगर देखें तो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, तो ये भी SN2 भी देगा, SN1 SN2 दोनों देगा, ये भी SN1 SN2 दोनों देगा। लेकिन यहां देखो इस क्लोरोबेंजीन के बारे में अभी हम लोग बात किए थे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। दूसरा बात बताए थे कि इसका अगर कार्बोकेटाइन बनाओ तो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। SN2 के बारे में सोचो, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। इस कारण से ये जो सबस्ट्रेट है ये SN1 और SN2 दोनों में से कुछ भी नहीं दे पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 100 का जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये था आपका AITS मीन टेस्ट 6 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।